चलिए आज भारतीय संविधान की एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी कहानी में उतरते हैं। इसका नाम है ग्रहण का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर यकीन मानिए ये किसी कानूनी किताब का सूखा पन्ना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक बहुत ही शानदार कहानी है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी शहर में एक नया नियम आ जाता है कि अब से बहुत ऊंचे ट्रक या बसें शहर के अंदर नहीं आ सकती। तो सवाल ये उठता है कि जो पुराने ट्रैफिक नियम खास तौर पर उन्हीं ऊंचे वाहनों के लिए बने थे, उनका क्या होगा? क्या वो नियम हमेशा के लिए खत्म हो गए, या फिर बस कह सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए उन पर रोक लग गई है? बस यही वो पहेली थी जिसका सामना भारत को अपने नए संविधान के आने पर करना पड़ा था। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम पुराने कानूनों और नए अधिकारों के टकराव को समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि ये ग्रहण का सिद्धांत आखिर है क्या। एक असली केस की कहानी सुनेंगे, मृत जन्मे कानूनों की मुश्किल को समझेंगे और देखेंगे कि क्या इस सिद्धांत में कोई नया मोड़ भी आया। और आखिर में ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है, इस पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 26 जनवरी 1950 से। इस दिन भारत ने अपना संविधान अपनाया और इसके साथ ही देश के हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार मिले। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती सामने थी। देश में ब्रिटिश जमाने के सैकड़ों कानून पहले से ही लागू थे। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1950 से पहले ब्रिटिश कानून चल रहे थे। फिर आया हमारा संविधान, जिसने हमें व्यापार करने की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकार दिए। और बस यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि उन पुराने कानूनों का क्या किया जाए जो इन नए अधिकारों के आड़े आ रहे थे। तो अब इस बड़ी मुश्किल को हल करने के लिए भारत की न्यायपालिका एक बहुत ही अनोखा और शानदार समाधान लेकर आई, जिसे हम आज ग्रहण का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि अगर कोई पुराना कानून किसी नए मौलिक अधिकार से टकराता है तो वो कानून पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस उस पर ग्रहण लग जाता है। मतलब वो कानून अप्रभावी हो जाता है, लेकिन मरा हुआ नहीं माना जाता। वो बस निष्क्रिय है, सोया हुआ है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है, 4 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, एक कानून संविधान आने से पहले पूरी तरह से ठीक-ठाक वैध था। दूसरा, जैसे ही संविधान आया, उसके मौलिक अधिकारों ने उस कानून पर ग्रहण लगा दिया, उसे अप्रभावी कर दिया। तीसरा, कुछ समय बाद संविधान में ही एक ऐसा बदलाव किया गया जिसने उस टकराव को खत्म कर दिया। और चौथा, जैसे ही वो टकराव हटा, ग्रहण भी हट गया और वो पुराना कानून बिना दोबारा बनाए अपने आप फिर से जिंदा हो गया। अब थ्योरी तो समझ ली, चलिए इसे एक असली कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस की। भिकाजी नारायण बना मध्य प्रदेश राज्य। इसी केस ने इस सिद्धांत को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। इस स्लाइड में मामले का जो असली टकराव है वो साफ दिखता है। एक तरफ था 1947 का एक कानून जो कहता था कि मोटर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पर सिर्फ राज्य सरकार का कब्जा होगा, और दूसरी तरफ था हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g जो हर नागरिक को कोई भी व्यापार करने का मौलिक अधिकार देता था। अब ये दोनों तो सीधे सीधे एक दूसरे के खिलाफ थे। इस केस में उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास ने क्या खूब कहा था। उन्होंने कहा कि उस कानून पर मौलिक अधिकार द्वारा कुछ समय के लिए ग्रहण लग गया था। ये शब्द ही इस पूरे सिद्धांत का सार हैं। तो कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1947 का वो कानून मरा नहीं है, बस निष्क्रिय हो गया है। फिर क्या हुआ? 1951 में संविधान में एक संशोधन हुआ जिसने राज्य को कुछ व्यापारों पर एकाधिकार रखने की इजाजत दे दी। इस संशोधन ने टकराव खत्म कर दिया, ग्रहण हट गया और वो पुराना कानून फिर से पूरी तरह लागू हो गया। देखिए कितना प्रैक्टिकल था ये। सरकार को पूरा कानून फिर से बनाने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। ये सिद्धांत उन कानूनों के लिए तो ठीक था जो संविधान बनने से पहले के थे, पर उन कानूनों का क्या जो संविधान लागू होने के बाद बनाए गए और वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ थे? इस फर्क को जस्टिस विक्रम नाथ ने बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि जो कानून संविधान आने के बाद मौलिक अधिकारों के खिलाफ बनाए जाते हैं वो मृत जन्मे यानी स्टिल बोर्न होते हैं। मतलब वो कभी कानूनी तौर पर पैदा ही नहीं हुए, इसलिए उन पर ग्रहण का सिद्धांत लागू ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो फर्क है वो बहुत जरूरी है। संविधान से पहले के कानून जो एक जमाने में वैध थे वो बस निष्क्रिय होते हैं, सो जाते हैं।
लेकिन जो कानून संविधान बनने के बाद उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें शुरू से ही अमान्य मतलब वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। वो कभी कानून थे ही नहीं। लेकिन ये जो मृत जन्मे कानून का आइडिया था, इसने एक नई तरह की मुश्किल खड़ी कर दी। सोचिए, अगर कोई कानून सालों तक लागू रहे और फिर अचानक उसे शुरू से ही अमान्य घोषित कर दिया जाए, तो इससे तो भारी गड़बड़ी हो सकती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए न्यायपालिका को अपने तरीके में थोड़ा बदलाव लाना पड़ा। जरा सोच कर देखिए, अगर कोई टैक्स का कानून 10 साल तक लागू रहे और फिर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये तो मृत जन्मा था, तो उन करोड़ों लोगों और कंपनियों का क्या होगा जिन्होंने 10 साल तक उस कानून के हिसाब से टैक्स भरा था? क्या सारा पैसा वापस होगा? इससे तो एक तरह की कानूनी अराजकता फैल जाएगी। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए कोर्ट्स ने कुछ रास्ते निकाले। इनमें से एक है सेकंड एक्टर थ्योरी। ये उन लोगों को बचाती है जिन्होंने अच्छी नीयत से एक कानून पर भरोसा किया, भले ही वो कानून बाद में रद्द हो गया। इसका मकसद उन लोगों को अन्याय से बचाना है जिन्होंने तो बस कानून का पालन किया था। दूसरा और इससे भी ज्यादा शक्तिशाली तरीका है प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि देखो, ये कानून आज से और भविष्य के लिए अमान्य है, लेकिन अतीत में यानी आज से पहले इस कानून के तहत जो कुछ भी हुआ वो सब वैध रहेगा। ये एक स्विच की तरह काम करता है जो कानून को भविष्य के लिए बंद कर देता है पर अतीत को नहीं छेड़ता। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये असाधारण शक्ति मिलती कहाँ से है? ये मिलती है संविधान के अनुच्छेद 142 से, जो उसे पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश देने का अधिकार देता है। इसी के आधार पर वो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का इस्तेमाल करता है। तो हमने ये सारी कानूनी बातें तो समझ ली, पर आखिर में ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? ये सिद्धांत हमारी कानूनी व्यवस्था के लिए इतना अहम क्यों है? देखिए, ये सिद्धांत कई वजहों से कमाल का है। ये कानूनी स्थिरता और संवैधानिक न्याय के बीच एक संतुलन बनाता है। ये देश को एक कानूनी खालीपन में जाने से बचाता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीती जागती चीज है जो समय के साथ खुद को ढालता है। और सबसे जरूरी बात, ये उन आम लोगों की रक्षा करता है जो कानून पर भरोसा करके अपना जीवन जीते हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी समाज को स्थिर और भरोसेमंद कानूनों की जरूरत और अपनी ही पुरानी गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाना चाहिए? ग्रहण का सिद्धांत और उससे जुड़ी ये सारी बातें इसी मुश्किल संतुलन को साधने का एक बेहतरीन प्रयास है।